मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। लगातार मतदान प्रतिशत जिस तरह से कम होता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी लगातार मंथन करती हुई अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की है। 5वें चरण की सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। अमित शाह द्वारा बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र भी दिया उन्होंने, और मतदान से पहले 2 से 3 बार घरों में संपर्क करने को कहा गया। पदाधिकारियों को परिवार समेत मतदान करने की अपील भी उनके द्वारा की गई है। घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी भी समझाएंगे भाजपाई। 2 चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद ये रणनीति बनाई गई है। भाजपा ने ए, बी, सी और डी श्रेणी में चिन्हित बूथों पर अपनी रणनीति बनाई है। अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है और उसी के तहत ये रणनीति बनाई है। 5वें चरण की सीटों पर चुनावी तैयारियों पर मंथन होता हुआ अमित शाह के द्वारा मतदान से पहले 2 से 3 बार घरों में संपर्क करने को उनके द्वारा कहा गया है। पदाधिकारियों को परिवार समेत मतदान करने की अपील की गई है और घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी भी समझाने को कहा गया है। 2 चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद भाजपा द्वारा ये रणनीति तैयार की गई है और मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन देखने को मिला है, लगातार जारी है। अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की कल समीक्षा भी की। जिस तरह से वो लखनऊ के दौरे पर थे और 5वें चरण की सीटों पर चुनावी तैयारियों की उनके द्वारा समीक्षा की गई। बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया। वहीं मतदान से पहले 2 से 3 बार घरों में संपर्क करने को उनके द्वारा कहा गया। पदाधिकारियों को परिवार समेत मतदान करने की उनके द्वारा अपील की गई है। घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी भी समझाएंगे भाजपाई। 2 चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद ये रणनीति तैयार की गई है। भाजपा ने ए, बी, सी और डी श्रेणी के बूथों को चिन्हित करने के लिए कहा है। मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी। अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। 5वें चरण की सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा उनके द्वारा की गई है। बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र भी दिया है और मतदान से ठीक पहले 2 से 3 बार घरों में संपर्क करने को भी कहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, बीजेपी की तैयारियां लगातार पूरी हैं और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी लगातार मंथन जारी बीजेपी की तरफ से। अमित शाह ने जीत का मंत्र भी दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी की तैयारियों को लेकर? देखिए मनीषा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है कि भीषण गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बीजेपी लगातार जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। घर घर जाकर जो है लोगों को अपील कर रही है, जो मोदी की गारंटी है उसको समझाने का काम कर रही है, जिसको लेकर देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके। इसको लेकर जिस तरीके से जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो लखनऊ दौरे पर पहुंचे कल देर शाम और उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें बैठक में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ देखने को मिला है कि तमाम जो जिला प्रभारी थे, जिला अध्यक्ष थे, इसके साथ ही बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। और अमित शाह ने जिस तरीके से देखने को मिला है कि तमाम रणनीति जो है बनाई है और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल सके, इसको लेकर जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से बूथ कमेटी से लेकर जो पन्ना प्रमुख हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर जो है जनता उन्हें समझाने का काम करें, जिससे कि भी बढ़ेगा और इससे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी की जीत भी जो है सुनिश्चित हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है मनीषा, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी ए, बी, सी, डी ग्रुप के जो जितने भी श्रेणी के लोग हैं उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोदी की गारंटी को समझाया जा सके, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें लोकसभा सीटें जो जीतने का लक्ष्य रखा गया है इस बार, उसको जीता जा सके। और यही वजह है कि चाहे 5वें चरण में 8 सीटें हैं, तो ऐसे में चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे गोंडा केसरगंज हो, इसके साथ ही लखनऊ के हो, चाहे मोहनलालगंज हो, इन सभी सीटों को जो है जीतने का भी निर्देश दिया गया है कि वहां पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है
मेहनत करने की जरूरत है, समझाने की लोगों की जरूरत है और घर घर जाकर जो है पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ कमेटी के पदाधिकारी हो और चाहे जिला प्रभारी हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, सबको ये जिम्मेदारी अमित शाह की तरफ से दी गई है और ये माना जा रहा है इसके बाद और तेजी से जो है बीजेपी यहाँ पर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता से लेकर हर एक छोटा नेता लगातार जो है धुआंधार प्रचार उत्तर प्रदेश की सीटों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल लालचंद, तो अगर तीसरे चरण के चुनाव की बात की जाए तो इस बार जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 8 पर तो भाजपा का दबदबा जो है वो पहले से ही रहा है, लेकिन 2 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कभी भी बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई, वर्चस्व नहीं दिखा पाई। तो उन 2 सीटों को भी फतेह करने के लिए भाजपा की तरफ से क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां? देखिए, जिस तरीके से जब 14 सीटें हारी थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी, उस सीटों पर भी कहीं ना कहीं उपचुनाव हुआ था। 2 सीटें उपचुनाव में भी जीती थी, आजमगढ़ और रामपुर। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से पहले ही जो है बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इस बार एक आरएलडी को भी वो सीटें दी गई हैं और इसको जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, इसके साथ ही बात करें अमित शाह जी के साथ तमाम जो बड़े नेता हैं धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से रोज 2 से 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके विधायक, उनके सांसद, जो पूर्व सांसद है या पूर्व नेता है या पदाधिकारी है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि हर एक सीट को मजबूती के साथ जो है लड़ना चाहते हैं और जिस तरीके से बसपा ने जो तीसरे चरण में मतदान हुआ था उसमें से एक सीट जो है जीती थी, लेकिन उसको भी जीतने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, भले ही मतदान प्रतिशत कम हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विश्वास जता रही है कि वो वोटर है जो बीजेपी के हैं वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके से ना तो प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा, ना तो उनके पास कोई मुद्दा है और ना जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हीं के वोटर हैं जो अभी वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, अगर अमेठी और रायबरेली सीट की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने अपने 2 दिग्गजों को इन 2 सीटों पर उतार दिया है। रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से केएल शर्मा पर दांव खेला गया है। तो ऐसे में क्या इन 2 सीटों पर बीजेपी के लिए किसी तरह की चुनौती देख पा रहे हैं आप? जिस तरीके से चाहे अमेठी की बात की जाए, चाहे रायबरेली की बात की जाए, अमेठी से जिस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी है स्मृति ईरानी, जो 2019 में उन्होंने चुनाव भी जीता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है स्मृति ईरानी अमेठी में है और लगातार जनता के बीच जा रही है, धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रहे। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती भी दे रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन राहुल गांधी की सीट बदल गई है। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आज उनका नामांकन भी है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि जो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रोड शो में शामिल होंगे और राहुल गांधी को नामांकन कराते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेठी से जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, लंबे समय से हैं, लगभग 40 साल से जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रायबरेली में उन्होंने जो है उनका प्रतिनिधित्व किया। अब वो अमेठी से जो है केएल शर्मा को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में उनके लिए कितना समर्थन जुटता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अमेठी की सीट रही हो चाहे रायबरेली की सीट हो, हमेशा ही कांग्रेस की जो है साख बनी रही है और इस बार देखने वाली बात होगी कि अमेठी और रायबरेली कौन जीतता है जब 4 जून को नतीजे आएंगे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से तमाम संशय बना हुआ था कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस में और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ मनीषा, एक चीज और कह सकते हैं कि अभी भी अंतिम दौर पर कि अमेठी से जो है कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नाम की घोषणा तो कर दी है, लिस्ट तो आ गई, लेकिन अभी भी ये संशय बना हुआ है कि अमेठी से हो सकता है कि केएल शर्मा का जो है टिकट फिर से काट दिया जाए, वहां से हो सकता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी जो है चीजें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी का हाँ ये तय हो गया कि रायबरेली से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संशय लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब नामांकन हो जाएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर कौन चुनाव लड़ रहा है। जी ठीक है लालचंद, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।